विधि क्या है पूजन जानू ना, मैं अर्पण सब तुझे करती हूँ। विधि क्या है पूजन जानू ना, मैं अर्पण सब तुझे करती हूँ। नश्वर जीवन सूक्ष्म मेरा, नश्वर जीवन सूक्ष्म मेरा, है अंश तेरे विकराल का। काल उसका करेगा क्या जो भक्त है महाकाल। भोले काल उसका करेगा क्या जो भक्त है महाकाल का। नमस्कार, मस्ती विद CKJ में आपका पुनः स्वागत है। और हमारे बीच में आप सभी जानते हैं साहित्यिक आस्था काव्य मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय साहित्य मंच के महिला प्रदेश प्रभारी और छत्तीसगढ़ लोक संस्कृति मंच के सह विभाग संयोजक मैम हमारे बीच में उपस्थित हैं, अन्नपूर्णा पवार, जिन्हें हम शॉर्टकट में आहुति भी बोलते हैं। और उनका जो पुस्तक है वो भी आहुति के नाम से आया था। मैम से बहुत सारी बातें कर रहे थे हम, बहुत ज़्यादा देर हो जाने के कारण इसको हम 2 पार्ट में रख रहे हैं। तो दूसरा पार्ट आइए शुरू करते हैं। मैम, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप और किस किस प्रकार की गतिविधियों से जुड़े हुए हैं और अभी वर्तमान में और क्या क्या ऐसा चल रहा है जिससे हम वाकिफ़ नहीं हैं, हम जो चीज़ नहीं जान रहे हैं। पहले तो आपका जो प्रश्न है बहुत अच्छे से समझ में मुझे नहीं आया, फिर भी मैं प्रयास कर रही हूँ उत्तर देने का। गतिविधि यदि आप कह रहे हैं तो जैसा कि आपने पहले ही कहा कि मैं साहित्यिक आस्था काव्य मंच में नेशनल स्पोक्स पर्सन यानी कि राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर हूँ। राष्ट्रीय साहित्य मंच में महिला प्रदेश प्रभारी हूँ और छत्तीसगढ़ लोक कला मंच में प्रांतीय संयोजक का कार्य कर रही हूँ, सह विभाग संयोजक का। इसी प्रकार एक प्रेरणा हिंदी प्रचारणी सभा है जिसमें मैं प्रांतीय संयोजक का कार्य कर रही हूँ। तो ये अतिरिक्त गतिविधियाँ हैं और बाकी तो जो समय समय पर अलग अलग चर्चा परिचर्चाओं में भाग लेती रहती हूँ, जैसे ऑल इंडिया रेडियो में मुझे बुलाया जाता है और दूरदर्शन में भी जा चुकी हूँ, भाग ले चुकी हूँ। इसके अलावा IBC 24, जी न्यूज़ और BBC चैनल, ऐसे करके बहुत से चैनल्स में मैं गई हूँ। PCI न्यूज़ चैनल एक है जिसमें मैंने कोरोना काल में भाग लिया था उसमें मैंने, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर का लोकल चैनल है। तो इस तरीके से बहुत से टीवी चैनल्स, रेडियो चैनल्स में मैं गई हूँ, मैंने शिरकत की है। इसके अलावा बहुत सी अन्य गतिविधियों में भाग लेती रहती हूँ, जैसे कि सृजन काव्य प्रतियोगिता हुई थी 1 व 2 भाग में। इसमें मैंने जज की भूमिका निभाई थी। अर्बन टाइमलाइनर्स द्वारा कविता की एक प्रतियोगिता रखी गई थी, ओपन माइक प्रतियोगिता, इसमें भी जज की भूमिका निभा चुकी हूँ। और भी इस तरीके के कई कार्य बीच बीच में आते रहते हैं जो मैं करती रहती हूँ, अतिरिक्तता के रूप में आप कह सकते हैं। सामाजिक तौर पर कोरोना काल के दौरान भी मैंने कुछ चीज़ें की थी, जिसके कारण मुझे कोरोना योद्धा सम्मान दिया गया था, जो कि भाटापारा की जो मेरा कर्मभूमि है मेरी, वहाँ ही मुझे पुलिस ग्राउंड में सम्मानित किया गया था। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो समय समय पर हम जिसमें लगे रहते हैं, करते रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि गोरक्षा पर एक फिल्म बन रही है, उसमें मूल गीतकार के रूप में मैंने गीत दिए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उसमें मैंने एक भी रुपया या कुछ भी मैंने लिया नहीं। तो वो भी गोरक्षा के लिए एक मेरे द्वारा किया गया केवल एक छोटा सा कार्य है जो मैं कर सकती हूँ। लोगों के जागरूकता के लिए मैंने उसमें ये छोटा सा अपना एक योगदान दिया है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ों में इन्वॉल्व होती रहती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कुछ फंड रेज करने का प्रोग्राम है, वहाँ मुझे अगर इनवाइट किया जाता है स्पोक्स पर्सन के तौर पे बात करने के लिए या किसी प्रकार की जागरूकता के लिए, तो ऐसे भी मैंने कई भाग लिए हैं जहाँ पर केवल वो फंड रेजिंग प्रोग्राम होता है। तो जाहिर है किसी प्रकार का फंड हम लेते नहीं हैं, बल्कि हम प्रयास करते हैं कि वो फंड रेज हो सके किसी एक सोशल कॉज के लिए, किसी विशेष कार्य के लिए। तो इस तरह की अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट करती रहती हूँ ताकि मेरे द्वारा समाज को यदि किसी प्रकार का लाभ हो सके, क्योंकि मैं स्वयं समाज का एक अंग हूँ, मैं सब कुछ तो हूँ नहीं। तो ये इस तरह से छोटे छोटे प्रयास मैं करती रहती हूँ। मैम, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी कार्य को करने के लिए फैमिली का सपोर्ट, और फैमिली में जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, शक्ति में आपके 2 भाई भी हैं, एक बड़े हैं शायद और एक छोटे हैं। और आपकी एक छोटी बहन भी है जो अभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मुंगेली में है, शायद मुंगेली में है। तो
एजुकेशन आपका किस प्रकार से स्टार्टिंग में रहा, ऐसा मतलब किसी चुनौती को बारे में बताना चाहेंगे? और दूसरा मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि ऐसा कोई वाक़या जो आपको बहुत अंदर तक ऐसा झकझोर देता है, या इस प्रकार का कोई वाक़या बताइए जो हमारे दर्शक जिनसे अभी तक अनजान हैं। और एक और क्वेश्चन था मेरा इसी से रिलेटेड कि अगर कोई ऐसा पल मैं जिसे बोलूँ जिसे आप पुनः जीना चाहें तो वो पल कौन सा होगा? बहुत सारे प्रश्न आपने एक सांस में कर दिए मुझसे, मुझे एक एक करके सिलसिलेवार सबका उत्तर देना होगा। तो हो सकता है बीच बीच में मैं आपसे पूछती रहूं कि भाई इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था, इसके बाद कौन सा प्रश्न था। तो खूब सारे प्रश्नवाचक चिन्ह एक साथ आपने रखे। खैर, ये जो बात रही कि परिवार के सपोर्ट की, तो मैं सच में बहुत 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 भाग्यशाली हूँ। सदैव मुझे मेरे परिवार ने सपोर्ट किया है और उनके प्रेरणा स्वरूप ही आप ये जो एक मूर्त रूप देख पा रहे हैं, उन्हीं की प्रेरणा का फल है जो आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो पालन पोषण इस तरीके से हुआ, इस तरीके से हमारा पारिवारिक परिवेश रहा। शुरू से हम बहुत ही एक स्वच्छंद माहौल में पले और बड़े हुए। एक ऐसे माहौल में आपने भी पिताजी से मुलाकात की, माँ से भी की, तो हम लोग बहुत ही फ्रैंक रहे हैं। सभी लोग, हर तरह की बातचीत हम आपस में करते रहे हैं, हर तरह का डिस्कशन करते रहे हैं। बजट संबंधी हो, परिवार संबंधी हो, साहित्य संस्कृति संबंधी हो, या फिर किसी भी प्रकार का डिस्कशन हो, वो यहाँ तक कि फिल्मों से संबंधित डिस्कशन भी हम आराम से अपने मम्मी पापा के साथ, माता पिता के साथ हम बहुत आसानी से किया करते थे। तो ये जो चीज़ें हैं, इन्होंने ही मुझे मदद की, मुझे प्रेरणा दी। सदैव मेरे माता पिता प्रेरणा रूप में मेरे पीछे रहे कि जो भी करना है जीवन में आप आगे बढ़ो और हम तुम्हारे साथ हैं, तुम करते रहो। कक्षा 7 से मैंने ये कविताओं को लिखना शुरू किया और रात में बैठ के मैं सदैव, मेरी आदत होती थी कि कम से कम मैं एक कविता 4 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइन मैं लिखती ही थी। वो मेरा प्रैक्टिस था, कह लीजिए, अभ्यास था, या जो कुछ भी था। वो डायरी अब भी मेरे पास है। ये दुर्भाग्य है अभी यहाँ नहीं है लेकिन वो है मेरे पास। तो ये हमेशा मुझे तब भी मेरे पेरेंट्स सपोर्ट करते थे। और देखिए, उस समय इतनी कच्ची लेखनी थी कि कहने में भी थोड़ा सा ये शायद वो उनको उतना रुचिकर भी नहीं लगता होगा। फिर भी वो जब मैं लिखती थी उनको सुनाती थी, बहुत ध्यान से और प्यार से सुनते थे। तो इस तरह की चीज़ें हैं, माता पिता जब अपने बच्चों के साथ करते हैं तो एक ऐसा माहौल मिलता है। अब रहा सवाल भाई बहनों के बारे में जो आपने प्रश्न किया, कि मेरे भाई बहन सदैव इतने सपोर्टिव रहे हैं, इतने अच्छे रहे हैं कि वैसे तो मैं परिवार में सबसे बड़ी बहन हूँ। हम 5 भाई बहन होते हैं और दुर्भाग्यवश एक अभी भाई हमारे साथ नहीं है। 2016 में हमने उसको खो दिया। लेकिन आज भी हम लोगों के बीच में जिस प्रकार का एक बंधन है वो बहुत अटूट है। और मेरे सभी छोटे भाई बहन मुझे तो इस तरीके से मेरे साथ व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं ही छोटी हूँ और वो मुझसे बड़े हैं। इतना सपोर्ट, इतना प्रेम और इतना डांटना डपटना सब कुछ चलता रहता है। तो ये एक जो बंधन है, एक जो बॉन्डिंग है परिवार की, कहना चाहिए, ये जब स्ट्रांग होती है तभी जीवन में इंसान कभी भी कुछ भी कर पाता है। तो इसका बहुत महत्व होता है। मैं आपको यही कहना चाह रही थी। मैम, एक और क्वेश्चन था मेरा कि ऐसा कौन सा पल है जिसे आप फिर से जीना चाहेंगे? ये मतलब मेरे ख्याल से मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जी, आप ये प्रश्न, मैं कहती हूँ कि मेरा जो जीवन है सबसे अधिक, मेरा जो एक औरत के बहुत से रूप होते हैं। वो एक माँ होती है और बहन होती है, बहुत कुछ होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है जब वो एक माँ के रूप में उसका जन्म होता है। जब वो अपने प्रथम पुत्र को या पुत्री को जन्म देती है तो एक माँ का भी साथ साथ जन्म होता है। तो मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और कहना चाहिए कि स्वर्णिम पल वही था जब मेरे जीवन में मैंने पहली बार मैं माँ बनी, मैंने अपने बेटे को जन्म दिया। फिर मेरी एक बेटी भी है छोटी, और मैं उन दोनों को कैसे भूल सकती हूँ अगर सपोर्ट की बात है तो। मैं आपको बताऊं चंद्रकांत जी कि मेरे बच्चे मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं कि आज भी मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मैं अकेली हूँ। मेरे बच्चे घर पे सारी चीज़ों को नहीं अकेले नहीं कर रहे हैं। उनके पास जी अकेले नहीं है, उनकी मौसी है उनके साथ, और भी सपोर्ट सिस्टम्स हैं। हाँ, लेकिन जब कभी आवश्यकता होती है माँ को प्रेरित करने की, ये देखिए कितनी विशेष बात होती है कि बच्चे माँ को प्रेरित कर सकते हैं।
और माँ में भी वो साहस होना चाहिए कि वो आगे बढ़ने के लिए अपने अगर पंख उसने ऐसे सिकोड़ के रखे हैं तो वो खोलने का यदि प्रयास करे ना, तो आप मान के चलिए कि बच्चे कभी भी बाधक नहीं होते, कभी बाधा नहीं डालते। वो आपको प्रेरित करते हैं। जब आपको देखते हैं कि आप उड़ रहे हैं, आप बह रहे हैं, आप आगे चल रहे हैं, तो आपके सपोर्ट के रूप में वो खड़े रहते हैं। ये बहुत ही विशेष बात है। मैंने इसको अपने जीवन में जिया है। आपको बताऊं कि मुझे YouTube को उपयोग करना भी नहीं आता है था, ना मुझे सोशल मीडिया साइट्स पे मेरा कोई चैनल होता था, ना कुछ भी होता था। उस समय मेरे बेटे ने, जो कि केवल कक्षा 4 में था, उसने मुझे सिखाया कि YouTube को कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे उसमें वीडियोस डाले जाते हैं, किस प्रकार से एक बहुत ही कच्चा सा वीडियो पहली बार हमने सन 2018 में डाला था। अब आप सोचिए, तब से लेकर अभी तक के डिस्टेंस केवल शायद 5 साल की ही होगी, लेकिन वो एक जो सपोर्ट था सदैव बना रहा मेरे बच्चों का मेरे साथ। तो मेरे जीवन में रंग भरने वाली है मेरी बेटी रंगोली, और मेरे जीवन का राजा है मेरा बेटा अधिराज। तो ये चीज़ें भी हैं, और वही पल अगर हो सके दोबारा, कि वो जो खुशी मुझे मिली थी, वो खुशी अगर बार बार मैं जीना चाहूँगी अपने जीवन में। ये हाँ, वो खुशी 1 या 2 बार ही मिलती है महिलाओं को, लेकिन मैंने आपको कहा कि मैं वो खुशी को जीना चाहूँगी, और वो खुशी शायद मैं दोबारा हर बार, ये बहुत ही विशेष बात है कि हम वो एक जो माँ होती है वो खुशी बार बार जी सकती है। जब कभी उसका बेटा सफल होता है जीवन में, एक अलग अलग चीज़ें करता है, जब उसकी बेटी कुछ प्राप्त करती है, जब उनके बच्चों के नाम पर माँ बाप को जाना जाता है, माँ को जाना जाता है अपने बेटे के नाम पे, बिटिया के नाम पे, तो वो बार बार उस क्षण को, उस पल को जीती है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं उस पल को बार बार जीती हूँ। जी मैम, बातें तो बहुत सारी होती रही हैं, और पहले पार्ट में मेरा एक क्वेश्चन था कि आप बहुत बड़े शिव भक्त हैं जी। और शिव भक्त हैं तो सबसे पहले आपसे शिव के जो रूप है उसके बारे में कुछ सुनेंगे। उसके बाद में मेरा 2-3 और क्वेश्चन हैं, उसके बाद मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। तो पहले, सबसे पहले शिव के बारे में हम कुछ सुनते हैं मैम से, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जी ज़रूर ज़रूर, बहुत स्वागत है आपका। आप सुनना चाहते हैं, मैं बहुत आभारी हूँ आपकी, क्योंकि हमको तो जब कभी अवसर मिलता है हम सुनाने लगते हैं। ऐसे भी लोग कवि और शायर को देख के दूर से ही भाग जाते हैं, कहीं कुछ सुनाने न लगे। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि आप सुनने के लिए बैठे हैं, सुनने के लिए मेरे पास आए हैं, तो इससे अधिक सौभाग्य और कुछ हो ही नहीं सकता। और आपने जो बात कही कि सच में भगवान शंकर शिव मेरे रोम रोम में विद्यमान है, मैं ऐसा महसूस करती हूँ। वो मेरे पिता रूप में मैं उन्हें देखती हूँ, और माँ गौरी को मैं अपनी माता के रूप में देखती हूँ। तो अब उनके बारे में अगर बात चली है, तो एक कविता, एक गीत के रूप में मैं आप सबके सम्मुख रखना चाहती हूँ, और फिर जो कुछ भी आपके प्रश्न शेष हैं उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे, उत्तर देंगे उनका। तो मैं गीत रखती हूँ, यदि आप लोगों को पसंद आए तो अपना स्नेहाशीष उसी प्रकार प्रदान कीजिएगा जैसा प्रिय भैया चंद्रकांत चाहते हैं। आप अपने व्यूज़ बनाते रहें, शेयर करते रहें, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें इनके चैनल को। तो इस माध्यम से मैं इस तरह से उनकी मार्केटिंग भी कर रही हूँ। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ना, मुझे लगता है कि मैं चैनल को इसलिए नहीं बनाया हूँ कि मुझे किसी प्रकार के उससे फ़ायदा हो, या ये मेरा एक शौक़ है। जैसे आपकी शौक़ है कविता में, उसी प्रकार का एक मेरा शौक़ है कि मैं लोगों से मिलूं। हालांकि अब कई बार ऐसा होता है कि मैं, मतलब कुछ, आप तो शिक्षिका हैं, आप जान सकते हैं कि समय पर अगर किसी को सही ज्ञान ना मिले तो वो आदमी भटक जाता है। पहली बार भटका, मुझे एक शिक्षक बनना था। वाकई में मुझे बहुत मन रहता है कि मैं एक शिक्षक बनूं, तो शिक्षक नहीं बन पाया। दूसरा था कि मुझे समाचार चैनलों में जाना था। अभी भी मैं कोशिश करता हूं कि मैं कहीं पर भी अगर ऐसी शिक्षण गतिविधि में भाग ले सकूं तो अपने आप को धन्य मानता हूं। और दूसरा है कि अच्छा हुआ कि एक टेक्नोलॉजी के रूप में यूट्यूब आ गया है, और बहुत सारे सोशल मीडिया आ गए हैं, जिनसे मैं ये अपना जो एक कार्य है, वो भी पैशन है, वो भी कर पा रहा हूँ। तो मैं बस इसको अपने रुचि के लिए कर रहा हूँ। मैं, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए कि मेरे इतने सारे फॉलोअर्स हों, कि इतने सारे मुझे जानने वाले हों। इस चीज़ की मुझे नहीं है। मुझे लोगों से मिलना अच्छा लगता है, इसलिए काम करता हूँ। देखिए व्यूवर्स, अभी आपने महसूस किया होगा कि यहाँ पर जो इंटरव्यू लेने वाले थे वो इंटरव्यू देने वाले बन चुके हैं, और जो इंटरव्यू दे रही थी थोड़ी देर के लिए उन्होंने इंटरव्यू ले लिया। जी, तो ये एक ख़ास बात अभी आपको इसमें नज़र आई होगी। चलिए मैं पुनः आपको गीत से जोड़ने का प्रयास करती हूँ।
कि तन मन जीवन उसका कण कण अर्पण तुझको निज भाल का। तन मन जीवन उसका कण कण अर्पण तुझको निज भाल का। काल उसका करेगा क्या, काल उसका करेगा क्या, जो भक्त है महाकाल का। काल उसका करेगा क्या, जो भक्त है महाकाल का। काल उसका करेगा क्या, जो भक्त है महाकाल का। तन मन जीवन उसका कण कण अर्पण तुझको निज भाल का। तन मन जीवन उसका कण कण अर्पण तुझको निज भाल का। काल उसका करेगा क्या, काल उसका करेगा क्या, जो भक्त है महाकाल का। काल उसका करेगा क्या, जो भक्त है महाकाल का। काल उसका करेगा क्या, जो भक्त है महाकाल का। हे नागेश्वर तप में जीवन, जीवन में तप तेरा करती हूँ। हे नागेश्वर तप में जीवन, जीवन में तप तेरा करती हूँ। विधि क्या है पूजन जानू ना, मैं अर्पण सब तुझे करती हूँ। विधि क्या है पूजन जानू ना, मैं अर्पण सब तुझे करती हूँ। नश्वर जीवन सूक्ष्म मेरा, नश्वर जीवन सूक्ष्म मेरा, है अंश तेरे विकराल का। काल उसका करेगा क्या, जो भक्त है महाकाल। भोले काल उसका करेगा क्या, जो भक्त है महाकाल का। भस्म समेटे नाग लपेटे पर्वत तेरा डेरा है। भस्म समेटे नाग लपेटे पर्वत तेरा डेरा है। जो तेरा है तुझ परवारूं मैं, कुछ भी तो ना मेरा है। जो तेरा है तुझ परवारूं मैं, कुछ भी तो ना मेरा है। पण पण प्रतिपण अर्पण तुझको, पण पण प्रतिपण अर्पण तुझको, जीवन की इस डाल का। काल उसका करेगा क्या, जो भक्त हो महाकाल का। भोले काल उसका करेगा क्या, जो भक्त है महाकाल का। करो तांडव भार्गव इह स्वामी, त्रिनेत्रधारी इन्हें खोलो तुम। करो तांडव भार्गव इह स्वामी, त्रिनेत्रधारी इन्हें खोलो तुम। कब तक बैठोगे धुनी रमाए, मुँह से कुछ तो बोलो तुम। कब तक बैठोगे धुनी रमाए, मुँह से कुछ तो बोलो तुम। विजय सुनिश्चित करो प्रभु, विजय सुनिश्चित करो प्रभु, है पता तुम्हें हर हाल का। काल उसका करेगा क्या, जो भक्त है महाकाल का। काल उसका करेगा क्या, जो भक्त है महाकाल का। काल उसका करेगा क्या, जो भक्त है महाकाल का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ही शब्द कहना चाहूँगा, बोल बम। मैम आप इंग्लिश की लेक्चरर हैं, और इंग्लिश के लेक्चरर होने के बाद इतने अच्छे शुद्ध हिंदी, और कहीं कहीं पर आप उर्दू का भी यूज करते हैं, तो मतलब कितना मेहनत करना पड़ता है ये सारे चीज़ों के लिए, या ऐसे वर्ड ढूंढने के लिए जब आप बैठते हैं तो जो लोकल लोग रहते हैं जो लिखने वाले वो जानना चाहते हैं कि लगभग कितने दिनों में या कितने समय लग जाता है एक गीत को पूरा करने में या एक कविताओं को पूरा करने में। कितना सुंदर प्रश्न किया है आपने, और शायद अगर ये प्रश्न नहीं किया होता तो ये इंटरव्यू पूरा नहीं हो पाता, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, मैं हूँ या मेरे ही जगह कोई भी साहित्यकार या कवि हो, मेरा ये मानना है, मेरे साथ जो मैं अनुभव करती हूँ वो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ कि कोई भी कविता या गीत, देखिए साहित्यकार बना भी जा सकता है। कुछ ऐसे, अब जब अंग्रेज़ी की बात कही तो कुछ अंग्रेज़ी शब्दों का इस्तेमाल भी करती हूँ, कुछ ऐसे गुण होते हैं, कुछ ऐसे ट्रेट्स या क्वालिटीज़ होती है इंसान की जिनको वो अक्वायर करता है, हासिल करता है, प्राप्त करता है, या जिनको मांझता है अपने स्किल्स को, कुछ कुशलताओं को, तो वो उनमें अपने आप आ जाती है।
कुछ ऐसे गुण होते हैं जो इनबिल्ट होते हैं, जिसे आप सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाली चीज़ें हैं। मेरे अगर विशेषकर मेरे बारे में आप बात कर रहे हैं तो मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने आपको बताया, अगर आप ये जो इंटरव्यू है ये दूसरा पार्ट है, पहले पार्ट में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार कक्षा 7 से ही मैं ये जो मैंने लेखन के कार्य में मैं लग गई थी, और हिंदी माँ ने मुझे अपने आंचल में बिठा लिया था अपनी गोद में। तो तब से ही चूँकि मैं ये करती आ रही हूँ तो मेरे लिए बहुत कठिन कार्य नहीं था, और थोड़े बहुत शब्द भंडार अपने आप आता रहा, होते रहा। कुछ रीडिंग भी हमारी रही है, वो हर किसी की रहती है, तो इस तरीके से वो हो जाता है। और एक जब रचना जन्म लेती है, चाहे वो कविता हो, कोई लेख हो, कहानी हो, कुछ भी हो, तो मेरा ये मानना है कवि के रूप में कि जब एक रचना, एक कविता जन्म लेती है तो वो अपने आप आती है। जिस प्रकार माँ के गर्भ में एक शिशु आता है, ऐसे ही एक कवि के मन में रचना आती है। तो वो जब तक वो रचना उसके भीतर कौंधती रहती है, शायद आपको लगे कि ये जो किस प्रकार का उदाहरण है आप सोच सकते हैं, परंतु मैंने कहा कि मैं जो अनुभव करती हूँ वही मैं साझा कर रही हूँ, कि रचना मन में कौंधती रहती है, चलती रहती है, उस के भीतर के जो बदलाव हैं, सुधार हैं, वो होते रहते हैं। कई बार तो कुछ रचनाएं, मेरी स्वयं की जो रचनाएं हैं वो विशुद्ध रूप में मैंने रखी। मैंने एक भी शब्द, एक भी अक्षर, एक भी कुछ भी मैंने उसमें इधर उधर नहीं किया है, मैंने उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया। जो मन में आया वो मैंने कागज पे उतारा। और यकीन मानिए, आप मेरी बात का विश्वास करें कि जब कोई रचनाकार जो मन में आया और वो कागज पे उतार देता है तो बहुत विशुद्ध विचार होता है वो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया, वो बहुत विशुद्ध विचार होता है। तो यदि आप लगातार निरंतर थोड़ा बहुत सीखने के स्किल्स एक्वायर करने में लगे हुए हैं तो वो चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। और एक रचना को जन्म देने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी होती है, वो आपके भीतर कौंधती रहती है, और आप जब वो एक सार्थक रूप ले लेती है वो अपने आप बाहर आ जाती है। तो ये ऐसा होता है, जो मैं अनुभव करती हूँ वो मैं साझा कर रही हूँ। मैम, हर किसी की, जैसे क्रिकेटर को देखें तो उसका कभी कभी ख्वाहिश रहती है कि वो कभी क्रिकेट खेल ले, फुटबॉल खेल ले, या कभी बैडमिंटन खेल ले। एक शिक्षक की कभी कोशिश रहती है कि वो कभी गीत गा ले या कभी और कुछ गा ले। आप वीर रस के कवित्री हैं, और इसके बाद में क्या आपने कभी अपने जो स्किल है उससे थोड़ा सा हट करके कभी ऐसा किया है कि कभी आप, जैसे आपने शुरुआत में एक छत्तीसगढ़ी गीत सुनाया, वो बहुत सुंदर था, तो कभी ऐसा हुआ है कि उसके विपरीत आप कभी हास्य की तरफ गए हो, या कभी प्रेम कविता कभी कुछ गए हैं? अगर ऐसे कुछ बनाए हैं तो उसको थोड़ा सा रखिए मैम। कितने सुंदर प्रश्न किया आपने, कितनी अच्छी बात कही आपने। एक कवि जो होता है, एक लेखक साहित्यकार जो होता है, वो चहु दिशा 360 डिग्री में उसको अपनी दृष्टि घुमानी पड़ती है, तब जाके किसी प्रकार की रचना बाहर आती है। आप यदि अपने आप को सीमित रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप एक नहीं, सर्वगुप्त सर्वगुण संपन्न तो कोई है ही नहीं दुनिया में सर्वगुण संपन्न। लेकिन जब आप 360 डिग्री अपना व्यू रखते हैं, 360 अंश में आप अपनी गर्दन को घुमाते हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मेरे भाव शायद आप समझ रहे होंगे। जब आप ऐसा करते हैं तब जाके कुछ थोड़ा सा 20-25 अंश का कोण आपके भीतर आता है, 45 अंश का कोण आपके अंदर आता है, वो 360 अंश तो पूरा नहीं आ पाता। तो वीर रस की कवित्री कहने का मतलब ये नहीं है कि कभी मैंने दूसरे रसों में नहीं लिखा या मैं नहीं लिख सकती। जाहिर है मैं लिखती हूँ, मैं लेख भी लिखती हूँ, जी, कुछ कहानियाँ भी मैंने लिखी हैं, ऐसा नहीं है। तो अलग अलग रसों का मैंने रसास्वादन किया है। मैं अपने जो पाठक हैं उनको भी ऐसे रसों का रसास्वादन कराती रहती हूँ। और प्रिय भैया चंद्रकांत जी से भी मैं आग्रह करती हूँ कि किताब तो उन्होंने मेरी अपने शॉप में रख ली है, अपनी दुकान में रखी है, लेकिन शायद वो पढ़ी नहीं है उन्होंने। कविता पढ़ा है मैंने। कोई बात नहीं। अगर आपने 2-4 कविताएं पढ़ी हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा कि मेरी जो पहली किताब है जो इनकी बुक शॉप में अवेलेबल है, वो 5 खंडों में बटी हुई है। जी। और वो 5 खंड ही 5 रसों से संबंधित खंड हैं। तो मैं आपको पहले तो बताऊं कि वो 5 खंड कौन कौन से हैं। ये किताब अभी चूंकि मेरे हाथ में भी है, तो वो 5 खंडों के बारे में हम चर्चा कर लें पहले। ये 5 खंड हैं: शौर्य, साहस, वनिता और काफियाना और अर्चन।
ये 5 खंड हैं। हालांकि मैंने कहा कि ये 5 अलग अलग रस हैं, ऐसा नहीं है, ये 5 रस नहीं है, लेकिन इन 5 खंडों के भीतर आपको अलग अलग रस मिल सकते हैं। तो यदि आप इस वनिता खंड में जाएंगे तो आपको एक नारी जो अनुभव करती है, महिलाओं की जो सोच होती है, वो आपको पढ़ने को मिलेगी। आप कहें तो मैं उसमें से 1-2 कविताएं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। 2-4 लाइन। जी जी। साहस खंड में जब आप जाएंगे तो एक जो प्रेरणास्पद कविताएं होती हैं वो वहाँ आपको पढ़ने को मिलेंगी। एक काफियाना है जिसमें कुछ गज़ल के तौर पर भी कहने का प्रयास किया गया है, वो भी आपको मिलेगा। तो वैरायटी है, उपलब्धता है। और अर्चन भी है जिससे मैंने आपको निकाल कर सुनाया कि काल उसका करेगा क्या जो भक्त है महाकाल का, है ना। तो चलिए एक ऐसी ही कविता मैं आपको एक ऐसी कविता से जोड़ती हूँ। चूंकि एक नारी हूँ और जब तक नारी के विषय में ना पढ़ा जाए, ना कहा जाए, तो शायद अधूरापन सा लगेगा, है ना। क्वेश्चन भी आगे वही होने वाला है। अच्छा अच्छा, चलिए तो मैं आपको, आप प्रश्न पूछें उससे पहले शायद आपको उत्तर देने का प्रयास करती हूँ ताकि एक प्रश्न कम हो जाए कम से कम। चलिए कोशिश करते हैं। जब तक मैम का पेज निकलता है तब तक बताना चाहूँगा कि आपको बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे कलाकार जो छत्तीसगढ़ में जिनको बहुत अभी तक कम लोग जानते हैं, उन सभी से मैं मुलाकात कराते रहूँगा। बस मेरे चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का काम आप कर दें, और आगे कैसे बढ़ाना है तो आप सभी को पता ही है। और मैम का वो पेज लगता है कि निकल चुका है, तो माइक सीधा मैं मैम को दे रहा हूँ और आगे का जो शब्द हैं वो मैम के मुंह से रहेगा। बहुत धन्यवाद। एक कविता मैं आपको सुनाती हूँ जो मैंने माँ पर लिखी थी। तो ये कविता केवल कविता नहीं है, ये मेरे भाव हैं जो मैं अपनी माँ के लिए अनुभव करती हूँ, महसूस करती हूँ, वो मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रही हूँ। ऐसे बहुत सी कविताएं हैं जो मैंने माँ पर लिखी हैं। ये जो कविता है विशेष वो मैं आपको सुना रही हूँ कि ममता की पर्यायी माँ कितनी तू सुखदाई माँ, ममता की पर्यायी माँ कितनी तो सुखदाई माँ, और जीवन के तपते रन में, जीवन के तपते रन में वट विशाल की छाई माँ, कितनी तो सुखदाई माँ, कितनी तो सुखदाई माँ। अखियाँ तेरी सरस भरी वात्सल्य सदा छलकाई माँ, होठों की मुस्कान तेरी मरहम और दवाई माँ, माथे की बिंदी गोल तेरी दुनिया की गोलाई माँ, और खुद भूखी रहकर भी तू देती दूध मलाई माँ, ममता की पर्यायी माँ कितनी तू सुखदाई माँ। बहुत ही सरल कविता है और देखेंगे सरलता में किस प्रकार से भाव निखर कर बाहर आते हैं। कई बार कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम जितने सरल रूप में कह दें उतना ही कठिन होता है उन्हें कहना, है ना। तो एक ऐसा ही माँ शब्द ही छोटा सा शब्द है, लेकिन मतलब उसमें संसार की सारी चीजें भरी पड़ी विद्यमान है उसके भीतर। तो फिर से कविता से जोड़ रही हूँ कि कितने दुख तू झेल गई हमको नहीं बताई माँ, नैनों में दुख नीर भरे अधरों पर मुस्काई माँ, नैनों में दुख नीर भरे पर अधरों पर मुस्काई माँ, और नमी गर्मी की ठंडी कुल्फी तू सर्दी की गर्म रजाई माँ, गर्मी की ठंडी कुल्फी तू सर्दी की गर्म रजाई माँ, उथले से इस जीवन की तू ही है गहराई माँ, उथले से इस जीवन की तू ही है गहराई माँ, थक कर लौटूं घर अपने फिर से तू ले बुलाई माँ। क्योंकि माँ जो होती है केवल मायके में ही मिलती है, माँ के घर पे ही मिलती है। ये एक दुख, एक शोभ हर एक महिला के मन में होता है। तो आप जब हम घर लौटते हैं तो माँ नहीं होती है वहाँ पे, अब हम स्वयं माँ हैं, तो वो माँ की गोद नहीं मिलती है। तो बस इसी भाव को मैंने इसमें रखने का प्रयास किया है कि थक कर लौटूं घर अपने फिर से तू ले बुलाई माँ, और घर लौटे का मतलब क्या जब तू ही ना दे दिखाई माँ, घर लौटे का मतलब ही क्या जब तू ही ना दे दिखाई माँ। और रात घनी काली जीवन है, रात घनी काली जीवन है, गोदी में ले सुलाई माँ, प्रेम भी कटु है जग का, प्रेम भी कटु है जग का, तेरी डांट मिठाई माँ, तेरी डांट मिठाई माँ, ममता की पुरवाई माँ कितनी तू सुखदाई माँ, कितनी तू सुखदाई माँ, कितनी तू सुखदाई माँ। सभी उन माँओं को प्रणाम जो अपने पैरों के छालों को देखे बिना सबके लिए छाँव की कोशिश करते हैं, अपने बच्चों के लिए हमेशा सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। मैं उन सभी माँओं को इस कविता के माध्यम से प्रणाम करता हूँ। मैम एक
ऐसा वाक्य आपके जीवन में ज़रूर कभी न कभी आया होगा, जब लगा हो कि अभी आगे जीवन क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा अगर कोई पल हो तो बिल्कुल शेयर करें। ये तो जाते जाते आप दुखती रग पे हाथ रख रहे हैं ऐसा लग रहा है। चलिए, असल में तो हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान के जीवन में ऐसे पल आते रहते हैं, कई बार आते हैं। और जब हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, हमको समझ में नहीं आता कि आगे क्या होगा, क्या हो सकता है, कुछ भी समझ नहीं आता। ऐसे कई पल मेरे जीवन में भी आए हैं, कई क्षण मेरे जीवन में आए हैं। एक बहुत बचपन का मैं एक सा क्षण आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, बांटना चाह रही हूँ। दरअसल मैं बचपन से एक शिक्षक नहीं बनना चाहती थी, शिक्षिका नहीं बनना चाहती थी, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। बहुत इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं और बहुत मैंने प्रयास किए। और उस समय पर प्री मेडिकल टेस्ट एक परीक्षा होती थी जो दी जाती थी, आज भी दी जाती है। तो प्री मेडिकल टेस्ट में मैंने कई बार बहुत अच्छे नंबर लेकर मैं आई। चूँकि उस समय ऐसा था कि रिजर्वेशन वाला ऐसा हमारा कुछ था नहीं, तो जी मेरी आंखों के सामने मेरी सहेलियों के सिलेक्शन हो जाते थे जो लेकिन मेरा नहीं होता था, जबकि मेरे नंबर थोड़े ज़्यादा भी होते थे फिर भी। और फिर भी मुझे उससे कोई ख़ास दुख नहीं पहुंचा। मेरे भीतर हमेशा ये रहता था कि इस साल नहीं अगले साल हो जाएगा, इस साल नहीं अगले साल हो जाएगा। और यकीन मानिए, आप विश्वास करें कि हर एक साल किसी न किसी जगह मेरा चयन हो ही जाता था। जैसे एक बार मैं फिजियोथेरेपी मेरा क्लियर हो गया था, डेंटल में मेरा क्लियर हो गया था, वेटनरी में मेरा क्लियर हो गया था, पर ऐसा सौभाग्य मेरा नहीं आ पाया। MBBS पेमेंट सीट में भी मेरा हो गया था, पर उस समय हमारी ऐसी स्थिति परिस्थिति नहीं थी कि पेमेंट सीट में हम जा पाते। तो उस तब मुझे बहुत दुख हुआ था, बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। और मुझे ऐसा लगा कि शायद अब इसके आगे जीवन कुछ है ही नहीं, क्योंकि जीवन से केवल बचपन से केवल एक ही लक्ष्य था, जब मैं मेरे ख्याल से कक्षा 4-5 में थी, कि मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है। लिखने के अलावा लेखन तो मेरा एक शौक के रूप में था, पर एक कहना चाहिए कि व्यवसाय के प्रोफेशन के रूप में मैं चुनना चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं। पर मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे जीवन के सामने अंधकार छा गया है। मैं आपको बताऊं कि ग्रेजुएशन करते करते भी मैंने ड्रॉप लिए थे, जैसा कि बच्चे अक्सर लेते हैं प्री मेडिकल की तैयारी करने वाले। तो मैंने ड्रॉप लिए थे और मैं चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं। और ड्रॉप लेने के बावजूद मेरे वो साल बर्बाद हुए, चूँकि मेरा पेमेंट सीट में हुआ, पर मैं फ्री सीट नहीं निकाल पा रही थी। फ्री सीट ज़रा से 1-2 नंबर से चूक जाती थी, जबकि मेरी सहेलियों के हो जाते थे। कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति बनती थी और मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि, और घर से भी मेरा ये रिमाइंडर आ गया कि बस अब आगे या तो ग्रेजुएशन कर लो या तो फिर कुछ और करो, अब ड्रॉप भी नहीं ले सकते हैं, कुछ ऐसा। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अब मेरा जीवन समाप्त हो गया, इसका आगे कुछ है ही नहीं। वो सुबह जब प्री मेडिकल टेस्ट का रिजल्ट आ रहा था अखबार में, और जब मैंने अखबार को पूरा छाना, आप यकीन करेंगे कि मैंने एक-एक रोल नंबर पढ़े, क्योंकि मुझे यह था कि शायद इसमें आगे मेरा रोल नंबर हो, मेरा रोल नंबर हो। मेरा रोल नंबर नहीं था उसमें। पहले तो ऐसे ही होता था कि पेपर में ही आता था सब चीज, और आज तो नेट में अपना रोल नंबर ढूंढ लेते थे। पहले सारे चीज, यहाँ तक कि 10वीं 12वीं का भी रोल नंबर कई पेजेस में रहते थे और वहां से अपना रोल नंबर ढूंढना पड़ता था। बस वैसा ही समय था वो भी। और वो सुबह मैं आज भी याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि ये पता नहीं क्या था उस दिन, और मैंने ये महसूस किया, पता नहीं मुझे, मतलब आधे 1 घंटे ऐसा लगा, 2 घंटे, बल्कि वो पूरा दिन ही, कि शायद अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे जीवन के जैसे सारे दरवाजे बंद हो गए थे। पर कहते हैं कि जब एक दरवाज़ा ऊपर वाला बंद करता है भगवान, तो वो कई दरवाजे खोलता है। और जब हम बच्चे होते हैं, मैं ये सीख के रूप में भी देना चाहूँगी, अगर कोई छोटे बच्चे सुन रहे हो या कोई यूथ सुन रहा हो, तो जो अभी तैयारी कर रहे हो अलग अलग एग्जाम्स की, परीक्षाओं की, और जिन्हें कई बार असफलता का सामना करना पड़ता है, कि आप कभी भी हिम्मत ना हारें। कई बार असफलता नई सफलता के दरवाजे खोलती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी तो मैं क्या बनूंगी, पर ईश्वर की कृपा देखिए कि आज कुछ तो कहीं हुआ है, और आज आप और हम इस वीडियो के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं। तो कहीं कुछ ऐसा हुआ होगा, और ईश्वर ने वो दरवाज़ा बंद किया और मेरे सामने नए आयाम खोले, एक ब्रह्मांड के नए दरवाजे खोले, नए कहना चाहिए कि पूरा का पूरा नया अंतरिक्ष खुला मेरे सामने। उसके बाद मैंने मेडिकल को छोड़ दिया, और बहुत दिल पे पत्थर रख के मैंने छोड़ा, परंतु मैंने MBA किया। मैं MBA भी हूँ, HR और मार्केटिंग ड्यूअल स्पेशलाइजेशन में मैंने MBA
किया। तो और वो MBA के दौरान ही मेरे भीतर की झिझक गायब हुई। एक तरह की झिझक थी जो कि पब्लिक स्पीकिंग जब नहीं कर सकते आप, और आज तो बहुत बड़ी जनता को, पब्लिक को, आज तो ऐसा होता होगा कि कम लोग रहते होंगे तो मज़ा नहीं आता होगा। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब कम लोग रहते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे क्या खुद से कहना खुद से सुनना हो रहा है। तो मैंने एक बड़ी पब्लिक को, मुझे तभी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, एक बहुत बड़ा एक्सपोजर मिला कि मैंने पब्लिक स्पीकिंग सीखी उस समय। तो MBA ने मुझे इस तरीके से मदद की, और आज भी मैंने अभी PhD भी परसुइंग हूँ मैनेजमेंट में ही। और अब बाकी तो आप जान ही रहे हैं, किस्सा आपके सामने। मैंने MA इन इंग्लिश किया, इंग्लिश की लेक्चरर बनी, BSc किया और B.Ed वगैरह किया, टेट CTET क्वालिफाई किया, और अभी PhD परसुइंग हूँ मैं। तो देखिए, जीवन जब एक दरवाजे, कई बार ऐसा लगता है कि अब सब समाप्त है, दरवाज़ा बंद हो गया, आगे शायद अब कुछ भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन तभी आप नहीं जानते कि ईश्वर आपके लिए कौन सा नया तोहफा लेकर बैठा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है मैम कि अगर आप किसी चीज़ में, मतलब जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते थे, डॉक्टर नहीं बन पाए, आप शिक्षिका बन गए। शिक्षिका एक ऐसा जगह है जहाँ आप जो नहीं बने रहते हैं वो कई लोगों को बना सकते हैं। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं आप। मतलब एक ऐसा प्रोफेशन, एक ऐसा नहीं है कि मैं शिक्षिका बन के असंतुष्ट हूँ। मैंने आपको कहा कि ये एक जो शिक्षक का कार्य होता है बहुत ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी का कार्य होता है, बहुत ही बड़े दायित्व का कार्य होता है, जो कि कई बार कई शिक्षकों को आभास भी नहीं होता। शायद हमको भी पूरी तरह से आभास ना हो, लेकिन पता नहीं कब कौन सी बात, कौन सा ऐसा शब्द है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे मुंह से निकली और हमारे बच्चों को कितना प्रभावित कर दे। क्योंकि मैं उसका स्वयं एक जीवंत उदाहरण हूँ। और मेरे जीवन में पता नहीं वो कब कौन सा क्षण था कि मेरे आदरणीय गुरुजी ने मुझे प्रेरित किया, और आज मैं कविताएं लिख रही हूँ और अलग अलग तरह के साहित्य की रचना करने के लिए प्रेरित हूँ। मैं कुछ बनी नहीं हूँ, बनने की प्रक्रिया में हूँ। मैं तो आज भी यही कहती हूँ, मैं अभी भी एक शायद कच्चा घड़ा हूँ, मिट्टी हूँ, और केवल पकने की प्रक्रिया में हूँ। तो एक शिक्षक बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करता है। शिक्षक को ये समझना होगा, और वो चाहे तो पता नहीं कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, कितने कलेक्टर और कितने IAS खड़े कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैम, जाते जाते अब चूँकि अब मुझे लगता है कि आपका इंटरव्यू अगर मैं अगले 3 घंटे भी करूं तो शायद वो कम पड़ेगा। कुछ समय विराम लेते हैं और उसके बाद में थोड़े दिन बाद में फिर मैम से मुलाकात होगी। लेकिन हमारे जाते जाते कुछ जो दर्शक हैं उनको कुछ सुनाने के लिए आपको मैं आमंत्रित करूंगा, और एक ऐसा कविता सुनाएं जिसे जो आपके नहीं हो, और साथ में जो आपके अभी जो मूवीज़ आने वाली हैं, जो गाय पर है बता रहे थे, या फिर एक और वो कुछ बता रहे थे, उसका कोई अगर गीत हो तो वो थोड़ा सा सुना दें मैम। ऐसा है चंद्रकांत जी कि जब तक वो रिलीज नहीं होती है तो उसका गीत तो रिलीज नहीं कर सकते। ये तो एक जी मैं आपको अवश्य ही कुछ ना कुछ सुनाऊंगी। जब आप सुनना चाह रहे हैं तो मैं तो कहने के लिए हमेशा आगे हूँ। तो चलिए मैं आपको कुछ सुनाने का प्रयास करती हूँ। बहुत सी नवीन रचनाएं भी हैं जिनसे मैं आपको जोड़ सकती हूँ। तो एक प्रयास मैं करती हूँ, शायद आपको अच्छा लगे। मेरे पास भंडार है बहुत कुछ है, आपको अच्छा लगे अगर तो मैं रखने का प्रयास करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं वीर जवानों पर लिखती हूँ, सीमा के प्रहरियों पर लिखती हूँ, देश पर लिखती हूँ, राष्ट्र पर लिखती हूँ, राष्ट्रवाद पर लिखती हूँ, नारियों पर लिखती हूँ, नारी की समस्याओं पर लिखती हूँ, नारीवाद पर लिखती हूँ, समाज पर लिखती हूँ, समाजवाद पर लिखती हूँ, और समसामयिक लिखती हूँ। जो देखती हूँ बस वही लिखती हूँ। एक जो साहित्यकार होता है वो तो समाज का दर्पण होता है, आपने सुना ही है। और बस वही कह रही हूँ कि एक गीत आप सबके सम्मुख रखती हूँ, शायद आप लोगों को अच्छा लगे तो सूचित करिएगा कि एक जो सीमा का प्रहरी होता है, देश का नौजवान होता है, जो अपना सब कुछ त्याग कर, देखिए कार्य क्षेत्र बहुत से हैं जो हम और आप कर सकते हैं, लेकिन जब देश की, राष्ट्र की बात आती है तो जो व्यक्ति अपने घर परिवार को छोड़कर बॉर्डर पर तैनाती देने के लिए आ जाता है, मुझे नहीं लगता उससे बड़ा कोई देशभक्त होता होगा। तो उस देशभक्त को मैं सलाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और उस देशभक्त के लिए जिसे कभी कभी हम जैसे आम आदमी सोच सकते हैं कि क्या इनके सीने में दिल नहीं होता, या कहीं इनके सीने में 2 दिल तो नहीं होते, ये कैसे एक साथ 2 तरह का जीवन जीते होंगे, या क्या पता ये बहुत ही कठोर दिल होते होंगे और केवल बॉर्डर पर तैनाती देना, सीमा की रक्षा करना ही नहीं आता है, मातृभूमि पर ही मरना आता है। ऐसा हम और आप सोच सकते हैं बहुत से लोग। तो यदि ऐसे प्रश्न आपके मन में उठ रहे हो तो इस गीत के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करती हूँ।
एक हृदय जो प्रणय बोलता, एक कहे भारत माँ की जय। एक हृदय जो प्रणय बोलता, एक कहे भारत माँ की जय। एक निडर घन घोर निशा में, एक जिसे खोने का है भय। एक शत्रु का शमन कर रहा, हाँ, एक शत्रु का शमन कर रहा, एक प्यासा पाने को अनुनय। एक हृदय, हाँ, एक हृदय जो प्रणय बोलता, एक कहे भारत माँ की जय। एक निडर घन घोर निशा में, एक जिसे खोने का है भय। एक शत्रु का शमन कर रहा, हाँ, एक शत्रु का शमन कर रहा, एक प्यासा पाने को अनुनय। एक हृदय, हाँ, एक हृदय। अंतरे से जोड़ती हूँ कि एक सुधारस पीता है, एक हलाहल पीता है। एक सुधारस पीता है, एक हलाहल पीता है। एक देश पर मरने आया, एक सजन को जीता है, एक सजन को जीता है। एक प्रेम के बीज बो रहा, हाँ, एक प्रेम के बीज बो रहा। सूखी धरती एक है हृदय, एक हृदय जो प्रणय बोलता, एक कहे भारत माँ की जय। एक कहे भारत माँ की जय। एक विशेष अंतर आपके सम्मुख रखती हूँ कि एक अंगूठी वाली उंगली एक ट्रिगर पर बैठी है। देखिए विरोधाभास कि जब उसी उंगली में उसने अंगूठी पहनी है और वही उंगली जब ट्रिगर पर बैठती है, तो क्या उसकी निगाह, उसकी नज़र उस अंगूठी पर नहीं पड़ती होगी? एक अंगूठी वाली उंगली एक ट्रिगर पर बैठी है, एक मन मातृभूमि मत वाला एक कहे वो कैसी है। एक मन मातृभूमि मत वाला एक कहे वो कैसी है। एक आंसू को पी लेता है, हाँ, एक आंसू को पी लेता है। एक काल शत्रु का निर्भय, एक हृदय जो प्रणय बोलता, एक कहे भारत माँ की जय। एक कहे भारत माँ की जय, एक कहे भारत माँ की जय। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। बहुत सारे क्वेश्चन हैं और मेरे, लेकिन समय की पाबंदी हमें ये कहती है कि आज के लिए बस इतना ही। आज ही हम 2 पार्ट में वीडियो बना चुके हैं और मुझे ये विश्वास है कि बहुत जल्दी मैं आपसे फिर से मिलूँगा और फिर से आपके पूरे डायरी के जो पन्ने हैं उसको फिर से पलटने का काम करूँगा। तो चूँकि हमारे दर्शक जो है बहुत ज़्यादा समय तक, क्योंकि भाई जीबी भी लगता है, एमबी भी लगता है सबको देखने में, तो ऐसा ना हो कि हमारे पन्ने पलटने से उनका जो है जीबी पूरा ख़त्म हो जाए। तो उनके लिए अभी बचा के रखते हैं उनका डाटा और आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः आपके सुखमय जीवन और जिस प्रकार से आप आगे बढ़ रहे हैं, भगवान करे कि आप दिन दूनी रात चौगुनी बोलते हैं, तो मैं दिन चौगुनी रात 8 गुनी तरक्की करे ऐसा बोल रहा हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय चंद्रकांत भैया। थोड़ी देर पहले जब आप इंटरव्यू लेने आए थे तो आपसे इतनी सारी बातें नहीं हुई थी और इस प्रकार का बंधन अनुभव नहीं हो रहा था, लेकिन जब आप ये इंटरव्यू कंप्लीट कर चुके हैं, अभी दूसरा पार्ट
ऐसा मैं महसूस कर रही हूँ, ऐसा अनुभव कर रही हूँ कि जैसे आप मेरे छोटे भाई जैसे ही हैं। बहुत स्नेहिल एक आबंधन हो गया आपका और मेरे बीच, और आपने इतनी प्यारी शुभकामना मुझे दी कि आने वाले समय में मैं चौगुनी और आठगुनी तरक्की करूँ। तो मेरी जो तरक्की होगी वो केवल मेरी तरक्की नहीं है, मेरे देश की तरक्की है, मेरे समाज की तरक्की है, मेरे शब्दों की तरक्की, उन लोगों की तरक्की होगी जो इन शब्दों को पढ़ेंगे या ये शब्द जिन तक पहुँचते हैं। यदि ये भाव, ये शब्द वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो शायद कुछ होगा, थोड़ा बहुत होगा। आपसे यही आशा है कि ऐसी भावना, देश प्रेम की भावना और राष्ट्र प्रेम की भावना और समाज की भावना, परिवार की भावना मन में रखें तो हम सब एक साथ तरक्की करेंगे। तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ मैं भी आदरणीय भैया जी से अनुमति लेती हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद इनके चैनल का कि इन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि ये आकर आज मेरे साथ ये बातचीत कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद मित्रों, आप सभी से फिर से मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए शख्सियत के साथ में, और मैम से इस वादे के साथ में कि आपसे फिर से मिलेंगे। इनसे अभी अलविदा लेते हैं, और आप लोगों को, क्योंकि अभी रात्रि का समय है, आप कितना समय इस वीडियो को देखते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अभी के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद।